स्वागत है आप सभी का लाइव लॉ की इस खास पेशकश कोर्ट्स पिछले सप्ताह में। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन और मैं आपको बताऊंगा हिंदुस्तान के सभी कोर्ट से आने वाली बड़ी अपडेट्स के बारे में संक्षेप में। लेकिन अगर आप किसी भी खबर के बारे में गहराई से जानना चाहते हो या अन्य जरूरी खबरें पढ़ना चाहते हो तो जरूर लॉग इन करिए हमारी वेबसाइट पे www.livelaw.in या हिंदी में पढ़िए hindi.livelaw.in पे। साथ ही इन सब खबरों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर से शुरू करते हैं। दिल्ली के निवासियों को मिली एक बड़ी राहत के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 6 जून को हरियाणा सरकार को निर्देश दिया कि वो दिल्ली के निवासियों के सामने आने वाले जल संकट को हल करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दिल्ली के लिए जारी अधिशेष पानी के निर्बाध प्रवाह को सुविधाजनक बनाएं। तत्कालता पर विचार करते हुए हम हिमाचल प्रदेश को निर्देश देते हैं कि वो हरियाणा को पूर्व सूचना देकर 7 जून को पानी छोड़े और ऊपरी यमुना नदी रोड आगे की आपूर्ति के लिए पानी को मापेगा। स्थिति रिपोर्ट सोमवार को प्रस्तुत की जाएगी। सोमवार को सूची दी जाएगी। जस्टिस पी.के. मिश्रा और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन ने कहा, अदालत ने हिमाचल प्रदेश सरकार को अपस्ट्रीम से 137 क्यूसेक पानी स्थानांतरित करने का निर्देश दिया ताकि पानी हरियाणा में हथनीकुंड बैराज तक पहुंच सके, जिससे हरियाणा दिल्ली में वजीराबाद बैराज के माध्यम से दिल्ली में पानी स्थानांतरित करने की सुविधा प्रदान करेगा। संक्षेप में कहें तो न्यायालय दिल्ली सरकार द्वारा दायर एक रिट याचिका पर विचार कर रहा था, जिसमें संकटग्रस्त राष्ट्रीय राजधानी के लिए तत्काल पानी जारी करने के लिए हरियाणा राज्य को निर्देश देने की मांग की गई थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में मनिकतला विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव कराने का कार्यक्रम सील बंद लिफाफे में 3 जून को सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया। जस्टिस पी.के. मिश्रा और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने मामले की सुनवाई करी। उपचुनाव कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए भारत के चुनाव आयोग को दिए गए अंतिम अवसर के अनुसार उपचुनाव कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रस्तुत सीलबंद लिफाफे को देखते हुए न्यायालय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम को स्वीकार करने के लिए इच्छुक था और कहा कि मामले को लंबित रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईसीआई द्वारा उपचुनाव कराने की प्रक्रिया के साथ न्यायालय में प्रस्तुत कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ने की संभावना है। तदनुसार अदालत ने लंबित सिविल अपीलों का निपटारा कर दिया। 5 मई को आयोजित नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट यानी नीट यूजी 2024 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगाते हुए परीक्षा को फिर से आयोजित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक और रिट याचिका दायर की गई है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका में पेपर लीक के आरोपों के मद्देनजर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को फिर से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने की मांग की गई है, जिसमें 5 मई को आयोजित परीक्षा की पवित्रता पर संदेह जताते हुए इसे रद्द करने की मांग की गई है। याचिका 1 जून को दायर की गई थी और अगले सप्ताह अवकाश पीठ के समक्ष सूचीबद्ध होने की उम्मीद है, जबकि 17 मई को इसी तरह की राहत की मांग करने वाली एक अन्य याचिका पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी परिणामों की घोषणा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। मुंबई की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने हाल ही में टिप्पणी की थी कि नीरव मोदी, विजय माल्या और मेहुल चोकसी जैसे आर्थिक अपराधों में भगोड़े भारत से भागने में सफल रहे, क्योंकि जांच एजेंसियां उन्हें उचित समय पर गिरफ्तार करने में विफल रहीं। विशेष न्यायाधीश एम.जी. देशपांडे ने 29 मई 2024 को विदेश यात्रा की अनुमति मांगने वाले एक आरोपी द्वारा दायर एक आवेदन पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उठाई गई आपत्ति को संबोधित करते हुए ये टिप्पणियां की। अदालत ने धन संशोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत आरोपियों को गिरफ्तार करने में अक्सर विफल रहने के लिए ईडी को भी फटकार लगाई और फिर अदालत से अपेक्षा करना कि वो आरोपियों को विदेश यात्रा से रोककर अपना काम करेगी। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी व्योमेश शाह को सुनवाई के दौरान और सुनवाई पूरी होने तक विदेश यात्रा की अनुमति दे दी। शाह ने एक याचिका दायर कर जमानत की उस शर्त को हटाने की मांग की थी जो उनकी विदेश यात्रा पर रोक लगाती थी। कोर्ट ने ईडी की इस दलील को खारिज कर दिया कि अर्जी मंजूर करने से नीरव मोदी, विजय माल्या और मेहुल चोकसी जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। इसमें कहा गया है कि जांच एजेंसियों द्वारा उचित समय पर उन्हें गिरफ्तार करने में विफलता के कारण वे व्यक्ति भाग गए। इसके विपरीत व्योमेश शाह स्वेच्छा से अदालत में पेश हुए और उन्हें धारा 19 के तहत ईडी द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 4 जून को शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले में
पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का निपटारा कर दिया। ऐसा तब हुआ जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को सूचित किया कि अंतिम आरोप पत्र 3 सप्ताह में दायर किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 3 जुलाई 2024 तक का समय दिया। साथ ही कोर्ट ने इस आरोप पत्र का दाखिल होने के बाद याचिका कोर्ट के समक्ष लाने की छूट भी दी। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस संदीप मेहता की वेकेशन बेंच दिल्ली उच्च न्यायालय के 21 मई के आदेश के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सिसोदिया द्वारा दायर दूसरी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी दोनों ने आम आदमी पार्टी नेता के खिलाफ मामले दर्ज किए थे। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने शुरुआत में कहा कि सिसोदिया पिछले 15 महीने से हिरासत में हैं। शीर्ष अदालत ने पिछले साल उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि अगर मुकदमा धीमी गति से आगे बढ़ता है तो वो ट्रायल कोर्ट के समक्ष नई जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए ट्रायल कोर्ट ने सिसोदिया की ये दलील खारिज कर दी थी कि मामले की कार्यवाही में देरी हुई है। ये भी देखा गया कि तथाकथित देरी स्पष्ट रूप से आम आदमी पार्टी नेता के कारण नहीं हुई है। झारखंड उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि पेंशन लाभ कर्मचारियों का संवैधानिक और मौलिक अधिकार है, न कि अधिकारियों का विवेकाधीन अधिकार। न्यायालय ने उस कर्मचारी के सेवानिवृत्ति लाभों को रोकने पर हैरानी व्यक्त की, जिसकी बर्खास्तगी आदेश को अपीलीय प्राधिकारी ने विभाग से किसी अपील या संशोधन के बिना रद्द कर दिया था। इस मामले में एक सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक शामिल थे, जिसने पेंशन, ग्रेच्युटी, जीपीएफ, जीआईएस, अवकाश नकदीकरण और वेतन घटाकर निर्वाह भत्ता सहित अपने पूर्व पेंशन लाभों के भुगतान के लिए निर्देश मांगा था। याचिकाकर्ता को एक मेमो के माध्यम से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। बाद में अपीलीय प्राधिकारी ने फैसले को पलट दिया। इसके बावजूद याचिकाकर्ता को न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करनी पड़ी, क्योंकि उसकी सेवानिवृत्ति से जुड़े लाभ उसे नहीं दिए गए थे। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने बुधवार को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। विशेष न्यायाधीश कावेरी बवेजा ने चिकित्सा आधार पर 7 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग करने वाली केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी। उनकी नियमित जमानत याचिका पर 7 जून को सुनवाई होनी है। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी थी। इसके एक दिन बाद उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल के लिए कुछ मेडिकल परीक्षणों के लिए कुछ निर्देश पारित किए गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तिहाड़ जेल से अदालत में पेश किए गए केजरीवाल को 19 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब उन्हें 19 जून को दोपहर 2 बजे अवकाश न्यायाधीश के सामने पेश किया जाएगा। अगली बड़ी खबर में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि प्रतिष्ठानों या स्टेशनों के बाहर लगे साइन बोर्डों पर देखते ही गोली मार दी जाएगी और अतिक्रमण करने वालों को गोली मार दी जाएगी जैसे संदेश लगाना उचित नहीं है और केंद्र सरकार को ऐसे संदेश देने के लिए हल्के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की पीठ ने कहा कि ये सच है कि सुरक्षा के उद्देश्य से घुसपैठियों को सशस्त्र बलों के परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। ऐसे संदेशों या शब्दों का बच्चों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, इसीलिए केंद्र सरकार सावधानी बरत सकती है। एकल न्यायाधीश ने यह टिप्पणी एक नेपाली नागरिक को जमानत देते हुए की, जिस पर इस साल फरवरी में नशे की हालत में अवैध रूप से प्रयागराज के मनौरी वायुसेना स्टेशन में प्रवेश करने का आरोप था। उन पर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 की धारा 3 और धारा 7 और आईपीसी की धारा 461 के तहत मामला दर्ज किया गया था। उनका मामला ये था कि उन्होंने बिना किसी गलत इरादे के वायुसेना स्टेशन में प्रवेश किया था और आवेदक के कब्जे में से कुछ भी आपत्तिजनक बरामद नहीं हुआ था। हाल के एक आदेश में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना है कि आरोपी द्वारा मृतक या पीड़ित को बलात्कार और छेड़छाड़ के मामले में झूठा आरोप लगाकर फंसाने की लगातार धमकी आत्महत्या के लिए उकसाने की श्रेणी में आ सकती है। धारा 482 सीआरपीसी के तहत आरोपी द्वारा दिए गए आवेदन को स्वीकार करने से इनकार करते हुए न्यायमूर्ति गुरपाल सिंह आलूवालिया की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि मृतक पर झूठे मामले थोपकर जेल भेजने की धमकी को एक खाली धमकी के रूप में हल्के में नहीं लिया जा सकता है। पीठ ने पाया कि धमकियां कोई एक बार की घटना नहीं थी और ये प्रथम दृश्य मृतक के आत्मसम्मान को अपमानित करने और नष्ट करने में सक्षम रही थी।
कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष एक वकील द्वारा एक जनहित याचिका यानी PIL दायर की गई है, जिसमें न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा के रोस्टर या निर्धारण को संशोधित करने की मांग की गई है, ताकि उन्हें पुलिस की अति कार्रवाई या निष्क्रियता से संबंधित मामलों की सुनवाई से रोका जा सके। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अपूर्व सिन्हा रे और न्यायमूर्ति कौशिक चंदा की खंडपीठ ने की, जिन्होंने मामले को आवश्यक निर्देशों के लिए मुख्य न्यायाधीश TS शिवगंगनम के समक्ष रखने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता वकील संजय दास ने दावा किया कि चूंकि पश्चिम बंगाल CID न्यायमूर्ति सिन्हा के पति के खिलाफ जांच को प्रभावित करने के लिए अपने जीवन साथी के कार्यालय का कथित तौर पर इस्तेमाल करने की जांच कर रही थी, इसीलिए पुलिस मामलों पर उनका दृढ़ संकल्प न्यायिक प्रणाली में जनता के विश्वास को प्रेरित नहीं करेगा। ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelaw.in, जहां आप इन सारी ही खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताजा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज। हमें YouTube पर सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए एज अ मेंबर, और सिर्फ 89 रुपए प्रति माह में आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। धन्यवाद।